Am I audible, guys? चल, सो लास्ट लेक्चर थोड़ा सा हमने टफ वाला पार्ट किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ऑल्दो जो थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स वाला पार्ट मैंने दिखाया वो एग्जाम में आपके आएगा नहीं, इसलिए आप परेशान मत होना। लेकिन मैंने जानबूझकर चीजें बताई, जब आप सारा कुछ पढ़ लोगे ना बेटा, तो जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर, स्पेशली जो वेव फंक्शन पर, तो आपसे बेटर कोई कर नहीं पाएगा। तो इसलिए लिख कर रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज 100% ही आ जाए, ठीक है। तो कल के उससे ही शुरू करते हैं हम लोग, जहां हमने छोड़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में बेसिकली। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वेव फंक्शन का, और हम लोगों ने एक बात बोली थी कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पर हमें जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो वेव फंक्शंस मिलेंगे, उनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन में उसी के लिखेंगे। एक्चुअली आज हम लोग एक बड़ा स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं, और जेईई एडवांस में या किसी भी दूसरे जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या दूसरे भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं इस पे जो क्वांटम मैकेनिकल पार्ट है, उस पे आज के जो नोट्स होंगे उसमें से मिलते हैं। क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन आज करना है। तो ये क्या है क्वांटम नंबर्स, वो पहले हम लोग नोट करके लिखेंगे। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं उनमें जो वेव फंक्शंस मिलते हैं, और या उनको ऑर्बिटल्स बोल दें हम, तो these orbitals are characterized by some numbers, जिनको क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो उनका डिस्कशन करेंगे। तो कंटिन्यूएशन में ही है, नोट लिखिएगा बेटा। नोट से शुरुआत करते हैं, लिखिएगा। when Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, when Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives हाइड्रोजन एटम, या फिर हाइड्रोजन लाइक आयोन्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयोन्स। When Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy states. The solution gives the possible energy states of electron, possible energy states of electron, and the corresponding wave functions, psi। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था, अगर आप रिकॉल करें, करस्पॉन्डिंग वेव functions psi associated with energy states. एनर्जी स्टेट्स। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें हमने लिखी हुई है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए, देखो मेन हेडिंग मैंने वही डाल रखी जिसका डिस्कशन करना, बट वहां तक पहुंचना है पहले। तो जैसे मान लीजिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले ले, जैसे यहाँ पर एक्सेस बना लेते हैं, एक्स वाई जेड, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, यहाँ पर। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इलेक्ट्रॉन के, ठीक है।
तो बेसिकली जो आप सॉल्यूशंस बताते हो या जो वेव फंक्शंस आपको मिलते हैं, तो जो ये वेव फंक्शन है वो एक्चुअली मैथमेटिकल फंक्शन है whose value depends upon the coordinates of electron in the atom. उसका फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये भी नोट करके लिखो बेटा, हर छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख रहे हैं। जब आप पूरा डिस्कशन कर लोगे तब जाकर आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि हमने ये सब पॉइंट सीक्वेंस में लिखे हुए थे। लिखिएगा द वेव फंक्शन साई, द वेव फंक्शन साई, द वेव फंक्शन साई is a mathematical function, is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of electron, coordinates of the electron present in the atom, present in the atom. It does not carry any physical significance. It does not carry any physical मीनिंग या फिजिकल सिग्निफिकेंस, ऐसा करके लिख सकते हो। ठीक है। और फिर मैंने जैसे आपको समझाया था, है ना, कि ये साई एक्चुअली वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है, या फिर आप वेव इक्वेशन करके जब बोलते हैं तो बेसिकली जो कोई भी आप वेव लेते हो, है ना, कोई भी वेव लेते हो तो उसमें जो जैसे मैं सिंपलेस्ट वे में बात करूं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, आप ये आपने वेव ड्रॉ कर दी, तो ये जो y है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो, ये सिंपलेस्ट वर्जन है। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मालूम है ना, मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन भी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। मैंने कहा था देखो अभी शायद एम्पलीट्यूड का उतना मतलब नहीं, आगे चल के ज्यादा उसका, तो आगे चल के मतलब ये वाला, ये पार्ट में उसकी वैल्यू पता चल रही है कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए किसका फिजिकल किसका सिग्निफिकेंस है बेटा, इस साई स्क्वायर का, साई स्क्वायर का, जिसको एक जर्मन फिजिसिस्ट जिस नाम मैक्स, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि आप साई स्क्वायर को बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर से आप निकाल सकते हो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर देखो आप लोग अभी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, तो इसमें साई स्क्वायर जो है वो काइंड ऑफ हमारे लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करेगी। ठीक है, तो वो सारे टर्म्स मैं जानबूझकर अभी नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। छोटा छोटा सा आइडिया ले रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझना, लेकिन हमारे एग्जाम में जितना आने वाला है उसमें हमारे फुल मार्क्स आने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला साई स्क्वायर जो है वो क्या इंडिकेट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए नोट लिखिए, तो नोट बोले, हाँ, नोट लिखिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, at a point within the atom, at a point within the atom is proportional to psi square.
इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। तुमने देखा होगा कि मैं काफी चीज रिपीट कर रहा हूं, जानबूझकर कर रहा हूं कि ये तुम्हारे दिमाग में एकदम घुस जानी चाहिए कि भाई साई स्क्वायर का साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर का है। साई तो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है ना। साई स्क्वायर आपको आइडिया देगा कि इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, these wave functions, नेक्स्ट नोट है, पॉइंट वाइज मैं आपको लिखा रहा हूं चीजें। these wave functions of H atom, these wave functions of H atom or hydrogen like ions, ब्रैकेट में लिख देना वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ब्रैकेट में लिख देना वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, are called atomic orbitals, are called atomic orbitals, are called atomic orbitals. These atomic orbitals, these atomic orbitals, ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेव फंक्शंस। These atomic orbitals, bracket wave functions, carry information about the electron, carry information about the electron, and are characterized by, and are characterized by three quantum numbers. देखो टर्म का नाम लिया मैंने इसका, तो थ्री क्वांटम नंबर्स, थ्री क्वांटम नंबर जैसे ही मैंने बोला, पहला लिखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। बस आप लिखते रहिए, आप ये मत सोचिए कि आपको समझ में कम आएगा, सब समझ में आएगा, सारी चीज समझाई जाएंगी, आप बस लिखते रहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे का नाम है एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग L से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वी डिनोट दिस विद M, या फिर कई बार आपको ML करके लिखा हुआ मिलेगा, M या फिर ML करके लिखकर वो देते हैं। ठीक है, अब ये तीन क्वांटम नंबर्स मैंने लिख तो दिए, लेकिन ये क्वांटम नंबर्स हैं क्या? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। अच्छा, एक चीज क्लियर आप कर लो बेटा इसमें, कि इवन तो मैंने तुम लोगों को लिखाया है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, मैंने क्या लिखा है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जो भी होंगे ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, वहां पर भी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे। तो हमें कोई ऐसा अलग से नहीं पढ़ना है उनके लिए, बहुत कुछ सिमिलर टाइप्स के होंगे, बट जो डिफरेंस आता है वो जो एटॉमिक, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि दीज ऑर्बिटल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, बाकी हम जो भी काम करेंगे वो सब वैसा ही करने वाले हैं, हम कोई खास डिफरेंस उसमें नहीं लाएंगे। तो भली हमने यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, क्योंकि शुरुआत में उसी के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की गई थी। श्रोडिंगर को थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई थी सॉल्व करने में, बाद में अप्रॉक्सीमेट मेथड्स लगा करके उसको सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा बेटा, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स।
व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? अब इसको मैं ऐसे बोलूं बेटा कि इफ यू ट्राई टू विजुलाइज, थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने पहले भी बोला है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में विजुलाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इफ यू ट्राई टू विजुलाइज फ्रॉम पार्टिकल नेचर, मैंने ये बोला है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो एक्चुअली वेव के लिए है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इमेजिन करने को आपको बोलूं कि पार्टिकल नेचर की तरफ उसको सोचो, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, लोकेशन होगी रिलेटिव टू न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस फिक्स्ड है बेटा, है ना भाई। न्यूक्लियस तो क्लियरली पता है अपने को, न्यूक्लियस, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने को। न्यूक्लियस, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, तो उसकी लोकेशन हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, ये दोनों चीजों को मिला करके हम बोलते हैं बेटा, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर्स के उसे। मैं आपको एक घरेलू एग्जांपल देता हूं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्वांटम नंबर्स। आप इसको इसके बेसिस पे यू ट्राई टू विजुलाइज थिंग्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है, आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लो, और आपकी जो कंट्री है और उसको एटम मान लो, ठीक है। तो आपने अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक है, और जो एटम है उसको आपने कंट्री मान लिया, ठीक है, एटम को कंट्री मान लिया। अब मान लीजिए कि कोई आप तक पहुंचना चाहता है, कोई आप तक पहुंचना चाहता है, तो कैसे पहुंचेगा? तो बेसिकली जैसे हम लोग कंट्री को डिवाइड करते हैं स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई स्टेट है जहां आप रह रहे हो, है ना। एटम को हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा शेल्स में। किस में डिवाइड करते हैं? शेल्स। जिस तरह से कंट्री को हम स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एटम को शेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा हम विजुलाइज कर रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल नेचर के पॉइंट, क्योंकि उसको विजुलाइज करना आसान है, ठीक है। जैसे हम वेव नेचर पे जाते हैं तो विजुलाइजेशन बहुत टफ हो जाता है। तो एटम को हमने शेल्स में डिवाइड किया, कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया। तो जैसे यहाँ पर हम लोग अलग अलग स्टेट्स लिखते हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, तो ये अलग अलग स्टेट्स हैं। उसी तरह से हम लोग शेल्स जो है ना, उनको नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स से। तो यहाँ पर हम नाम लिखने के बजाय नंबर्स लिखते हैं। तो नंबर्स जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। अगर आप रिकॉल करो तो जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट था उसमें भी शेल बार बार बोल दिया जाता था, तो एक्चुअली यहीं से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अगर नाम देना के एल एम, वो भले ही ऑर्बिट था, वो एक्चुअली यहाँ के कॉन्सेप्ट पे जब जाएंगे तो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब स्टेट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर सिटीज में, है ना, सिटीज में डिवाइड कर रहे हैं, तो शेल्स को डिवाइड करते हैं सब शेल्स में, ठीक है, सब शेल्स में डिवाइड करते हैं। अब सिटीज के अलग अलग नाम यहाँ पर आपने ले लिए, है ना। मान आप कंट्री तो आपका फिक्स हो गया, ठीक है, कि आप इंडिया में रहते हैं। फिर आप ने लेटर से स्टेट भी फिक्स कर दिया, लेटर से महाराष्ट्र में है रहते हैं, है ना, तो वो फिक्स हो गया। अब महाराष्ट्र में कई सारी सिटीज हैं, फिर उसमें आप कहां पर रह रहे हो, तो ऐसा पता चला क्या, लेटर से आप मुंबई में रहते हो, तो यहाँ पर सिटी भी क्लियर हो गई। यानी कि कोई आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो एटम के बाहर है और आप तक उसको पहुंचना है, तो वो क्या कर रहा है, एटम को उसने क्या किया, एटम जो है उसको उसने शेल्स में डिवाइड किया और शेल्स को सब शेल्स में। तो बिल्कुल जैसे वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सबसे पहले शेल नंबर, फिर सब शेल्स पता होने चाहिए, है ना।
फिर उसके अच्छा सबशेल, जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना कि अलग अलग सिटीज, यहाँ पर आपने मुंबई, नागपुर ये सब लिख रखा है। सबशेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से। अगेन यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो n होते हैं, है ना। आपने देखा होगा मैंने आपको 3 क्वांटम नंबर्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया था, यहाँ पर l से डिनोट करते हैं। अब इसके नंबर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा जब मैं सेपरेट डिस्कशन करूंगा एजिमुथल क्वांटम नंबर का। अभी तो जस्ट आपको विजुलाइज करा रहा हूं कि चीजें हो कैसे रही हैं। फिर क्या हो रहा, इसी सिटी में आपका एक घर होगा, इसी सिटी में आपका एक घर होगा। घर होगा, आप लोकेलिटी जैसा भी बोलना चाहो, यहां तक आ गए। उसी तरह से सबशेल्स को हम डिवाइड कर देते हैं अब ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। और ऑर्बिटल्स ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, या फिर हम उसको ml बोलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपको ढूंढते हुए, ठीक है ना, कहीं से तो आया, पहले वो एटम में एंटर किया, यानी कि वो पहले कंट्री में एंटर किया, फिर स्टेट में एंटर किया, सिटी में गया, आपके घर तक पहुंच गया। क्या आप पक्का घर में होगे? गारंटी क्या इसकी? नहीं। बस यही पॉइंट है कि आपके सबसे ज्यादा होने के चांसेस यहां पर हैं, बट आप डेफिनेटली वहीं हो ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब घर बनाया जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, तो वहीं पर आप जो है एनवलप पे वही एड्रेस डालते हो जहां पर मैक्सिमम होने के चांसेस। आप प्लेग्राउंड में भी जाते हो, आप स्कूल भी जाते हो, अलग अलग जगह पे जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको लेटर लिखना हो या किसी को आप तक पहुंचना हो तो वो प्लेग्राउंड का एड्रेस लिखेगा या प्लेग्राउंड में आपको ढूंढने जाएगा। नहीं, वो कहां जाएगा? आपके घर जाएगा। तो बस हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में यही बोलते हैं कि हम एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन तो नहीं बता सकते, लेकिन जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, वहां तक हम जरूर पहुंच जाएंगे, जिसको हमने ऑर्बिटल बोला है। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हैं? तो ये विजुअलाइजेशन आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप समझ पाए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने ये एक बात तो साफ कर दी कि ऐसा एग्जैक्ट पोजीशन तो निकाली ही नहीं जा सकती, है ना, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। तो क्या करें? तो फिर एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के बजाय हम जो प्रोबेबिलिटी वाली पोजीशन है, लोकेशन है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं ऑर्बिटल। दैट्स इट। यानी हम अब जो है तुमको फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे घर को फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई तू पक्का वहीं पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। हो तो ये डिजाइन हल्का फुल्का बना सकते हो, ऑल्दो इस पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। हाँ, चलो तो कंटिन्यूएशन में अब जो सही वाली चीजें, विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा आइडिया ड्रॉप करते हैं। अब जो एक्चुअल चीजें उसकी बात करते हैं। लिखिएगा, an atom can have large number of an atom can have large number of orbitals. An atom can have large number of orbitals, and qualitatively these orbitals can be distinguished. Qualitatively these orbitals can be distinguished
by their size, shape and orientation. साइज, शेप, ओरिएंटेशन। ठीक है, साइज तो आप समझते ही हो, है ना। शेप का भी आपको इंग्लिश मीनिंग पता ही है। ओरिएंटेशन का यहाँ मतलब डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, कि आप न्यूक्लियस से सोचते हो किसी डायरेक्शन में जाने पर तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां है या नहीं है, उसकी बात करते हैं। उसको हमने एक नाम दिया है ओरिएंटेशन। तो आप कंफ्यूज या परेशान मत होना, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है। नेक्स्ट नोट लिखिएगा, इफ एन ऑर्बिटल इज ऑफ स्मॉल साइज, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में लिखा रहा हूं बेटा, ऑल्दो विजुलाइज भी करा रहा हूं थोड़ा बहुत। इफ एन ऑर्बिटल इज ऑफ स्मॉल साइज, इट मींस, if an orbital is of small size, it means there is more chance of finding electron, there is more chance of finding electron near the nucleus, near the nucleus. अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं बेटा, आप इस बात की चिंता मत करना कि ऑर्बिटल एक्चुअली में कैसा दिखता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, और जितना पॉसिबल है वो विजुलाइज भी कराऊंगा। तो अभी ये सब मत ज्यादा सोचना, ऑर्बिटल साइज कैसा है, शेप कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, अभी कुछ ऑर्बिटल होता है, आप समझ लो तुम अपने घर का जो, तुम्हारा घर का जो डिजाइन है ना, वही ऑर्बिटल अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि वहीं पर समझ, तो अपने आप को इलेक्ट्रॉन मानकर बैठो और तुम तक कोई पहुंचना चाहता है, उसकी सारी कहानी चल रही है। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे बच्चे हो थोड़े से बदमाश टाइप के, कि तुम कभी प्लेग्राउंड में भाग जाते हो, कभी जो है कहीं भाग जाते हो, वो, लेकिन फिर भी हम कहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपको, घर में। तो पहले तो घर का पता लगा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे लिखो बेटा, बाय नोइंग शेप एंड ओरिएंटेशन, बाय नोइंग शेप एंड ओरिएंटेशन, by knowing shape and orientation of an orbital, it is possible to predict, by knowing shape and orientation of an orbital, it is possible to predict the probability of finding the electron, along any direction, Next point, next लिखिएगा, in an atom, the electron has some location relative to nucleus, and is associated with some energy, When these two properties are taken together, it describes, the state of the electron in the atom. It describes the state of the electron in the atom. Underline कर लो बेटा, state of the electron. Three numbers are used. या 3 numbers के बदले यहां पर लिखेगा, 3 numbers के बदले लिखेगा quantum numbers are used. मैंने आपको क्यों होल्ड कराया, क्यों रोक के दिया, इसलिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है 3 क्वांटम नंबर्स बताता है, लेकिन एक्चुअली में 4 क्वांटम नंबर्स हमको पढ़ने हैं।
तो जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके नहीं आता है। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर्स टोटल पढ़ने, 3 के नाम मैंने ऑलरेडी बता दिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता है, उसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। बिकॉज हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं गलत नहीं हो स्टेटमेंट अपना, इसलिए मैंने आपको रोका और बोला कि आप 3 के बदले लिखो क्वांटम नंबर्स, है ना। तो आप लिखिएगा क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड, quantum numbers are used to identify these states. Quantum numbers are used to identify these states. ठीक है, अब एक एक करके हम इन क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इतना तो आपको आइडिया लग गया बेटा कि अगर अचानक से क्वेश्चन आ गया कि बताइए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके कौन कौन से क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, कौन सा नहीं मिलता? तो ये इंफॉर्मेशन आप मतलब अगर आ गया था वैसे ही टिक कर दोगे। चलो, तो पहला क्वांटम नंबर लिखना बेटा, जिसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम पॉजिटिव इंटीजर n से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, n की नंबर, जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारे लिए जो स्टेट्स हैं, हमने स्टेट्स हैं, हमने ऐसा नाम दे रखा है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर नंबर्स में डील करते हैं। तो n जो है वो 1 2 3 4 सो इस तरह से हम नंबर्स लिखते हैं। अब इसके बारे में लिखो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। लिखेगा द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर determines, the principal quantum number determines the size, principal quantum number determines the size and to a large extent, the energy of the orbital. Energy of the orbital. It is a measure of, effective volume of electron cloud. It is a measure of effective volume of electron cloud. It is a measure of effective volume of electron cloud. देखो एक और टर्म आपके सामने मैंने रखा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। क्लाउड तो आप जानते ही बेटा, देखते भी हो। ठीक है, तो हाँ, तो जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन वेव, तो यहां पर हम बात करने लगते हैं वेव कैरेक्टर की, वेव कैरेक्टर की, वेव कैरेक्टर की। तो वेव कैरेक्टर की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप जब कोई वेव कंसीडर करते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई वेव ऐसे मूव करती है, वेव ऐसे नहीं मूव कर रही है, राइट। या इलेक्ट्रॉन है,
आपने जब मान लीजिए कि जब मैंने पहले बताया था, जिस टाइम पे आपको ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, वहां पर भी अगर आपने ये वेव रिप्रेजेंट किया, इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगा। वो तो वेव फॉर्म करता है अपने मोशन की वजह से, बस इतना याद रखना है। तो कहीं आपके मन में ऐसा ना आने लगे कि वो ऐसा उसका मोशन ऐसा हो जाता है, ना ना, वो अपने मोशन की वजह से वेव फॉर्म करता है। जैसे आप क्लाउड देख रहे हो, मान लो आपने ऊपर देखा तो आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए, है ना। तो वो ये जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो एक बाउंड्री का आइडिया दे रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी है। तो जिसको ये कि भाई इसके बियॉन्ड हम नहीं मान रहे हैं, आप मानकर चलिए कि ग्रेटर देन 90% जो है इलेक्ट्रॉन होने के चांस अंदर ही हैं इसके, यहां पर, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो वो जो रीजन है उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल आप बोल रहे हो। उसके बियॉन्ड आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन होने के बहुत कम चांसेस है, आप इसी के अंदर ये मैक्सिमम आप बोल रहे हो कि साइज हो सकता है ऑर्बिटल का, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो नंबर है जो डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अकेला एनर्जी डिटरमाइन नहीं करता है, उसके अलावा दूसरा वाला क्वांटम नंबर है, उसकी भी बात करेंगे। तो अभी मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है बेटा, वो इन नंबर्स को, कि आपके पास फर्स्ट शेल हो सकता है, सेकंड शेल हो सकता है, थर्ड, यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हो सकता है, सेकंड शेल में हो सकता है, थर्ड शेल में हो सकता है, फोर्थ शेल में हो सकता है, किसी भी शेल में हो सकता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहा है, ठीक है। चलो आगे लिखिएगा बेटा, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। इसका डिस्कशन वापस करेंगे हम लोग, क्योंकि सब साथ में ही पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा लिखना है हमको बेटा एज़िमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। या फिर एज़िमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, नाम ही केवल अलग अलग लिख रहे हैं, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, एल से। हाँ, और साइड में आप एक चीज जरूर हाईलाइट कर लेना कि बेटा हमने शेल के बारे में जब बात की, तो शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोग ने एंटर किया अभी सब शेल में, समझ लो, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। अलग अलग जो शेल्स होंगे उनके अपने सब शेल्स होंगे, ठीक है। यानी हर स्टेट के अपने सिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि जो है सारे स्टेट्स में एक ही जैसे सारे सिटीज होंगे, ऐसा नहीं है। अपने अपने स्टेट्स के अपने अपने सिटीज हैं, ठीक है। तो यहां पर जब हम एज़िमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो ये डिपेंडेंट होगा किस पे, शेल नंबर पे। ये डिपेंडेंट होगा किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा बेटा, each shell is made up of subshells each shell is made up of subshells and the number of subshells is given by principal quantum number, given by principal quantum number,
गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे देते हैं अभी वो भी बताता हूं। फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, L can have values 0 to n-1, 0 to n-1। अभी मैं सब समझाऊंगा, केवल आप लिखते रहिए। जहां जहां नहीं समझ में आएगा तो आप फिर पूछेंगे तो वो और डिस्कशन कर लेंगे। 0 to n-1, इसकी बात करते हैं। एक और नोट आप पहले लिख लो, लिखिएगा। azimuthal quantum number defines the three-dimensional shape. Azimuthal quantum number defines या determines the three-dimensional shape of the orbital। अब आप देखिए मैंने क्या बताया, छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करके रखना है। शेल से साइज का आइडिया लगा, सब शेल से किस चीज का आइडिया लग रहा है बेटा? शेप का आइडिया लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देख जो अलग अलग सबशेल्स हैं उनके नोटेशंस क्या क्या हैं वो भी आप देख लो। जैसे कि आप शुरू करिए n = 1 से, क्योंकि n = 1 ही हमारा पहला शेल है। तो अगर n = 1 है तो l की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो आंसर है 0 से n-1 हो सकता है, तो l की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। ओनली, अच्छा इसको लिखना जरूरी है, ओनली ये भी क्या स्मार्ट बोर्ड, हाँ, ओनली वन वैल्यू ऑफ एल। अब होता क्या है कई बार कि अगर मैंने बोला कि एल = 0 तो हाउ मेनी वैल्यूज, तो आंसर जल्दबाजी में लोग 0 बोल देते हैं, जबकि एल = 0 का मतलब है 1 वैल्यू, एक सब शेल। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं, जो नोटेशन यूज करते हैं सबशेल 0 के लिए, वो है एस। इसको बोलते हैं एस सबशेल। व्हाट डू वी से? एस सबशेल। अब n = 2 के लिए l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 के लिए हमने एस और सबशेल बोल रखा है। 1 के लिए बोलते हैं पी सबशेल। इसी तरह से n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 0 के लिए s सबशेल, 1 के लिए p सबशेल और 2 के लिए d सबशेल। फिर इसी तरह से अगर n की वैल्यू 4 ले ली तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सेम चीज, s, इसके लिए p सबशेल, d और इसके लिए f सबशेल बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग अलग अलग नोटेशंस यूज कर रहे हैं ऑफ सबशेल। नोटेशंस of subshells, notations of subshells। n = 1 यानी कि फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है s, और जो सेकेंड शेल है उसमें 2 सबशेल्स हैं s एंड p, ठीक है। थर्ड शेल में 3 सबशेल्स हैं s, p एंड d। फोर्थ
shell has got 4 subshells S, P, D, F. ठीक है, ये आप इस S में और इस S को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो ये वाला जो है वो बिकॉज फर्स्ट शेल का है, इसको हम लोग लिखते हैं 1s, जबकि ये वाला जो S है वो सेकंड शेल का है, इसीलिए इसको लिखते हैं 2s, इसको लिखेंगे 3s, इसको लिखेंगे 4s। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है? Yes, sir. उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे इस P और इस P में डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहां पर इसको लिख देंगे 2p और इसको लिख देंगे 3p और इसको लिख देंगे 4p। ठीक है, फिर यहां पर पहुंचे तो D यहां भी है वहां भी है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग 3d और इसके लिए लिख देंगे 4d। फिर इधर F है ही नहीं, यहां पर है, इसको लिख देंगे 4f। तो जो फर्स्ट शेल है उसके पास एक ही सब शेल है 1s, सेकंड जो शेल है उसके पास 2 सब शेल्स हैं 2s 2p, थर्ड शेल में वी हैव गॉट 3 सब शेल्स 3s 3p 3d, एंड फोर्थ शेल हैज गॉट 4 सब शेल्स 4s 4p 4d 4f। थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. अच्छा, ये नेमिंग पे जाने की जरूरत नहीं है बेटा, नेमिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, सबका अपना हिस्ट्री होता है नेम वगैरह लिखने का, यहां पर भी है, जैसे कि एस के लिए शार्प है, पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, डी डिफ्यूज बोलते हैं, और एफ फंडामेंटल बोलते हैं, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। लेकिन इन सब से हमको कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो ऐसे कोई क्वेश्चंस तुमसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो नेम्स को लेके आप परेशान मत होना, और जो ये इसके बाद भी आप लिख सकते हो, जैसे n = 5 लिखोगे तो वहां पर 0 1 2 3 4 भी आ जाएगा, है ना। n = 5 लिखोगे तो 4 भी आ जाएगा, तो s होगा, उसमें p होगा, d होगा, f होगा, फिर g लिख देंगे। ठीक है, g लिख देंगे, जो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमारे पीरियोडिक टेबल में उतने एलिमेंट्स हैं नहीं, तो उतने अरेंजमेंट की हमको जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, जी लिख देंगे, फिर एच लिख देंगे, तो कंटिन्यू करेंगे, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। तो मान लीजिए कुछ ऐसा इमेजिनरी, आपको जब पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन करेंगे हम तब भी बात करेंगे इसकी, कुछ इमेजिनरी वे में आपको दे सकता है कि इतने सारे अगर एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो तुम्हारे शेल्स और सबशेल्स का डिस्कशन है, ये तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, बट उतने एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारा काम एफ तक चल जाता है। बट अगर जरूरत पड़ी तो आगे क्या लिख देंगे बेटा, जी लिख देंगे, जी सब शेल। उसके बाद क्या लिख देंगे, एच सब शेल्स लिख देंगे, जी एच आई, इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे उसको। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. चलो, तो इसका भी डिस्कशन हमने कर लिया। अब अगर तुम लोग थोड़ा बहुत रिकॉल करो तो एग्जैक्टली यही वाली चीज जो है, कुछ यही बताने की कोशिश की थी सोमरफेल्ड ने। याद करो, एक्सटेंशन थियरी में उसने k की वैल्यू बोली थी गिवन n के लिए। उसने जो है नंबरिंग अलग की थी, अलग स्टाइल से की थी, 1 2 3 4 ऐसा करके लिखा हुआ था, हमने यहाँ पर 0 1 2 3 इस तरह करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी स्टाइल से मैच कर रहा है। तो आप जब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन शो करना चाहते हो तो यहां पर ट्रांजिशंस दिखा रहे हो कि भाई एन से जब एल में ट्रांजिशन हो रहा है तो आपके जो लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइन थे, वो स्प्लिटिंग उसमें क्यों हो रही थी, वो इसी वजह से हो रही थी। ठीक है, इसका डिस्कशन फिर वापस करेंगे, अभी के लिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा, एक चीज ये हाईलाइट कर लेना बेटा कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे इन nth शेल, तो आपने ध्यान से देखा होगा n मैच कर रहा है। क्या समझ में आई बात, मैंने क्या लिख दी? Yes, sir. नंबर ऑफ सबशेल्स किसी भी शेल में कितने होंगे, उतनी होंगे जो शेल का नंबर है। यहां पर दिख भी रहा है, देखो, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है। तो ये आसान सी चीज थी, ये तो मैंने ऐसे ही हाईलाइट कर दिया, लेकिन फिर भी अब लिखिएगा नेक्स्ट, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसा कि मैंने बोला, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, या फिर एमएल करके लिखते हैं इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें लिखिएगा बेटा, ईच शेल इज मेड अप ऑफ वन और मोर सब शेल्स। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन पहले लिखा रहा हूं, एक्चुअल चीज बाद में बताता हूं। ईच शेल इज मेड अप ऑफ वन और मोर सब शेल्स and each subshell is made up of one or more orbitals. आगे लिखिएगा, when the source of spectral lines is placed when the source of spectral lines is placed in an external magnetic field, further splitting of spectral lines is observed. याद है Zeeman effect? Yes. Further splitting of these spectral lines is observed. Magnetic quantum number takes into accounts for these observations. Magnetic quantum number takes into accounts for these observations. गाइस, आप ये याद रखना बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मोशन में है ऑर्बिटल के अंदर, ऑल्दो इट्स नॉट इजी फॉर अस टू विजुअलाइज द मोशन। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अब वो सब भूल जाओ, वो सब कॉन्सेप्ट जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम लोग मोशन विजुलाइज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसका अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हम जब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं √L+1 h/2π, where L is azimuthal quantum number. azimuthal quantum number, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, and that is because of the motion of the electron in the orbital. Because of motion of electron in the orbital. ठीक है, अब चलो ये चीज आपको पता चल गई कि भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नाम की कोई चीज होती है। तो अब आप देखो कि पहली चीज वो चीज बता देते हैं जो हमने अभी रेगुलर वे में किया, कि हमने शेल को सब शेल्स में डिवाइड किया, सब शेल्स को ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया, और ऑर्बिटल्स का आइडिया हम ले रहे हैं ml वाली वैल्यूज से। तो हाउ डू वी नो कि किसमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी, कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? तो याद रखना, फॉर a given सबशेल, आपने स्टेट को सिटीज में डिवाइड किया तो स्टेट डिसाइड कर रहा है क्या क्या नाम रखने हैं। फॉर अ गिवन सबशेल L, M यानी ML can have values 0 तो रहेगा -L2 + L इंक्लूडिंग 0, ऐसा करके लिख लो। यानी ये कितना हो जाएगा बेटा? 2L+1 अगर आप काउंट करो।
2l+1, ठीक है, 2l+1 हाउ मेनी, तो अगर मैं ये लिखूं हाउ मेनी वैल्यूज -l से लगाकर +l, लेकिन अगर बोला जाए हाउ मेनी तो उसका आंसर है 2l+1. For a given subshell L, magnetic quantum number ml can have values -l to +l, including 0. -l to +l है बेटा, ऐसा नहीं कि खाली ये 3 वैल्यूज है. तो अगर यहां से कंफ्यूजन हो तो आप लिख देना -l to +l, ये ज्यादा अच्छा इस तरह से आप लिख लो, है ना. नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको ये लग सकता है कि 3 ही वैल्यूज है ना, -l to +l है, इंक्लूडिंग 0 है. तो टोटल 2l+1 है. अभी सब एक एक करके शो करूंगा मैं आपको. लिख लिया बेटा. हाँ, अब इसमें लिखिएगा ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन in an orbital, due to motion of the electron in an orbital, magnetic field is generated. Magnetic field is generated. ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जो चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं ना. Due to motion of the electron in an orbital, magnetic field is generated, ब्रैकेट में लिख देना वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, लिखिएगा कोलिनियर विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. हाँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. आई रिपीट, ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, magnetic field is generated, magnetic field is generated, ब्रैकेट में लिख देना वेक्टर क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज्ड. फिर आगे लिखा कोलिनियर विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. थोड़ा सा ये टफ है समझना, बट आप परेशान मत हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं एग्जैक्टली सब कुछ आ जाए, बट हम लिख ज्यादा रहे हैं. क्वेश्चन जब आप बुक्स में सॉल्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि अरे वो क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ ली है, ठीक है. बट एडवांस में आप नहीं समझ सकते कि वो किस लेवल पे जा सकते हैं. प्रिपरेशन अपनी बेस्ट होनी चाहिए, फिर वो जैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर देंगे चीजें. वापस इधर आते हैं. तो मैंने क्या बोला बेटा, ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, magnetic field is generated collinear with orbital angular momentum. आगे लिखिएगा, there will be 2l+1, there will be 2l+1 orientations, there will be 2l+1 orientations with respect to a standard axis. कोई एक एक्सिस चूज करते हैं तो एक्चुअली में जेड एक्सिस को एक प्रेफरेंशियल वे में हम रखते हैं, प्रेफरेंस देते हैं जेड एक्सिस को. तो कई अभी देखो, मैं नाम जब लिखूंगा ऑर्बिटल्स के तो उसमें Z को प्रेफरेंस देते हुए नाम लिखूंगा. तो इस बात के लिए आप इसको ध्यान देना कि जैसे यहां पर हम लोग जो वेक्टर ले रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ले रहे हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू Z एक्सिस चूज कर रहे हैं. हाँ,
तो हम बोलते हैं कि देयर विल बी 2l+1 ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू चोजन एक्सिस z। कितने ओरिएंटेशन है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के? l+1। हाँ, और जो इसका जो मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं z कंपोनेंट mh/2π, mh/2π, where m is मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और m की वैल्यू क्या हो सकती है? -L2 + L, -L2 + L। ठीक है गाइस, इसका डिस्कशन वापस हम लोग करेंगे, अभी के लिए इतना ही। ये केवल ये समझाने के लिए कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जब आप जो सोर्स है स्पेक्ट्रल लाइंस का उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो आपको 2l+1 जो दिख रहे हैं 2l+1 ओरिएंटेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, और ट्रांजिशंस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ट्रांजिशंस बढ़ जाएंगे तो स्पेक्ट्रल लाइंस भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, उसका डिस्कशन वापस करेंगे, जीमन इफेक्ट का थोड़ा सा और आइडिया लेंगे हम लोग। बट पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं जो 10+2 लेवल पे हमको आना चाहिए डेफिनेटली, बोर्ड एग्जाम हो, है ना, या फिर जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, ऐसी चीज जो सब जगह पूछी जाती है, पहले उसको अच्छे से समझ लें। ऐसा ना हो कि हम डिफिकल्ट वाली चीजों में खो जाएं और जो नॉर्मल है उसमें कंफ्यूज रहें। तो आप देखो इधर कि हमने क्या बोला बेटा कि अगर मान लीजिए एल की वैल्यू मैंने 0 ले ली तो एम की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? एम की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है बेटा? एम की वैल्यू जो है वो -0 से +0 मतलब 0 ही होगा, राइट? -L2 + L इंक्लूडिंग 0 मतलब 0 ही लिख देंगे यहां पर। यानी कि अगर सबशेल 0 वैल्यू वाला है, 0 नंबर वाला है, तो जो ऑर्बिटल होगा, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ रहा है वो भी 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर जो आप अभी s ऑर्बिटल के लिए बोला था ना, ये इसका क्या होता है बेटा? मतलब s सबशेल है, तो s सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? हाँ, s सबशेल हैज 1 ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे L = 1 की, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? ये कौन सा सबशेल है? P। अब इसके लिए m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? -1, 0, +1, है ना? तो क्लियर हो गया कि यहां पर जो p सबशेल है उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं। p सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा? 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब 3 ऑर्बिटल्स के नाम भी रखे गए हैं। आपको अगेन नाम के लिए परेशान नहीं होना है, वो जब सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को उसके बेसिस पे लिखे जाते हैं। अच्छा, ना जो 3 नाम दिए गए वो px, py, pz है। px, py, pz है। अब px, py, pz में किसको आप px बोलोगे, किसको py और किसको pz बोलोगे? तो मैंने जैसे बोला था कि z एक्सिस को हम प्रेफरेंस में लेते हैं, तो ये जो m = 0 है इसको हम सबसे पहले नेम कर देते हैं pz बोल देते हैं, और ये जो -1 और +1 है ये px भी हो सकता है या py भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लो। तो 3 ऑर्बिटल्स का मतलब है कि p जो ऑर्बिटल उसके ओरिएंटेशंस एक्चुअली 3 है, इसीलिए हम वहां पर 3 ऑर्बिटल्स करके उसको बोल रहे हैं। लिख लिया बेटा? अब इसी में इसके बाद अगर मैंने L =
इसमें अगर मैंने L इज इक्वल टू 2 लिखा तो M की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं बेटा? -2, -1, 0, +1, +2, नहीं तो होगा? Yes, sir. Yes. इसका मतलब है कि जो आपका D सबशेल आपने लिखा उस ऑर्बिटल के या सबशेल के इसके ओरिएंटेशंस कितने हुए? 5 बिल्कुल सही, 5 ओरिएंटेशंस है। 5 ओरिएंटेशंस में अब नेमिंग करनी है तो नेम जो है इनके dxy एक नाम है, dyz। मैं भी सब ऑर्बिटल्स दिखाऊंगा आपको, शेप्स भी बताऊंगा तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। dz, फिर एक नाम है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक नाम है dz स्क्वायर। ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं। ये जो सबशेल आपने लिखा जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है उसके लिए 5 यहां पर d मैंने ऑर्बिटल्स बनाए। अब इसमें जैसे मैंने बोला कि प्रेफरेंशियल वे में किसको लेते हैं बेटा? z। तो आप देखो ऐसा कौन है जिसमें पूरी तरह से z है? तो बस इसको हम लोग लिख देंगे dz स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा? Yes. अब इसके बाद देखकर बताओ किसमें z दिख रहे हैं रिलेटिवली ज्यादा? तो हम यहां लिख देंगे दूसरे में dyz हो सकता है या ये dzx होता है, dyz या फिर ये उल्टा कर दो इसको यहां पर, हाँ dzx लिख दो या dyz लिख दो। अब जो बच गया वो कहां डाल देंगे बेटा? लिख लिया बेटा? हाँ चलो अब देखो अगर आप ऐसा भी कर सक, हम लोग अभी जो ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे ना तो इनके शेप्स है, अभी मैं शेप्स आपको दिखाऊंगा, बट ऑर्बिटल डायग्राम में हम बॉक्सेस भी बना लेते हैं। जैसे कि एस वाले केस में एक ही ऑर्बिटल था तो हम एक बॉक्स दिखा देते हैं, पी वाले में 3 ऑर्बिटल्स थे तो हम 3 बॉक्सेस दिखा देते हैं, है ना। डी वाले में यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स आए तो अब 5 बॉक्सेस ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह। तो अभी ये सब आपको और दिखाऊंगा, मैं एक आइडिया दिया कि बॉक्सेस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको। अब आते हैं L इज इक्वल टू 3 पे। L इज इक्वल टू 3 का मतलब कौन सा सबशेल हो गया बेटा? F। अब F वाले में M की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। कितने आ गए बेटा? 7 ऑर्बिटल्स हो गए, 7 ओरिएंटेशंस हो गए। तो हम यहाँ पर बॉक्सेस जब बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स इस तरह से इंडिकेट कर दिया।
ठीक है, इनके भी नाम हैं, इनके भी शेप्स हैं, बट कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम उनका डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, उनको हम छोड़ देंगे, वो अपने सिलेबस में नहीं है। अगर उनका डिस्कशन करने जाएंगे तो जो हमारे बाकी हैं उनमें हम बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. हाँ, चलो, तो ये हमने क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन किया। ये 3 क्वांटम नंबर्स का हमने डिस्कशन किया जो हमको कहां से मिलते हैं? बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कौन कौन से क्वांटम नंबर्स? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आते हैं शेप्स का डिस्कशन करते हैं। तो लिखिएगा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और पहला लिखना है एस ऑर्बिटल। देखो, पहले समझने की जरूरत है शेप्स का यहां मतलब क्या है। तुमने देखा होगा कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, तो ये बेसिकली बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स हैं ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये आपको एक फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का। एक हम लोग एक बाउंड्री सरफेस ड्रॉ करते हैं स्पेस में, जिसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम है, 90% से ज्यादा। उस रीजन को हम लोगों ने, वो जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, उसको हमने शेप का नाम दे दिया। ठीक है, तो सिंपलेस्ट वे में जब हम इसको याद रखेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का है। कैसा है बेटा? स्फेरिकल शेप का है। तो एस ऑर्बिटल में स्फेरिकल शेप बोलेंगे, और स्फेरिकल शेप का मतलब यहां पर हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो जो है हर एक, अगर आप देखोगे डायरेक्शन में, वो एक जैसी है। स्फेरिकल का ये मतलब है, ऐसा नहीं है किसी डायरेक्शन में कम है और किसी में ज्यादा है, स्फेरिकल है। ठीक है, तो ये आप शेप जरूर बना देना और लिख देना बेटा। क्या लिख दोगे? मैं पॉइंट्स लिखा देता हूं, डिजाइन बस आप बना लेना। मैं पॉइंट्स बोलूं? Yes, sir. 1 minute. बोला जाए? Yes, sir. हाँ, लिखिएगा पहला पॉइंट, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर एस ऑर्बिटल इज स्फीयर। बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर एस ऑर्बिटल इज sphere having nucleus at its center, having
न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। ये चीजें बार बार डिस्कशन में भी आएंगी बेटा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बस एक बार लिख दिया तो काम हो गया। अभी बाद में और भी डिस्कशंस आएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होने लगोगे, बट ये फिर से आएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल having, it is spherically symmetrical, having same probability of finding electron, same probability of finding electron at a particular distance in all direction, at a particular distance, at a particular distance in all directions. Point number 3, size of s orbital increases with increase in principal quantum number. Size of s orbital increases with increase in principal quantum number. आपको याद हो हमने जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा था तो वहां चीज ये क्लियरली मेंशन की थी कि वो साइज डिटरमाइन करता है। चलो ये सब लिख लिया बेटा। अब आते हैं, ये सब चीजें हम देखो एनालाइज कर रहे हैं, हम ऐसा निकाल नहीं रहे हैं कुछ भी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम बस एनालाइज करते हैं, हम सॉल्यूशंस निकालते नहीं है। ये है p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल, जैसे इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिंपलेस्ट वे में ऐसा ड्रॉ कर सकते हो बेटा कि जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है ना, तो ये आपने डंबल शेप में बनाया, इसको px बोल रहे हो, ये x मान लेते हैं तो ये px ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये px ऑर्बिटल हो गया। अब ये मान लीजिए आपने y एक्सिस लिया तो ये तुम्हारा py ऑर्बिटल हो गया, ये यहां पर आपने ऐसे बना दिया, इसको pz ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है, डंबल शेप में। जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, डंबल शेप में। और ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको लोब्स बोला जाता है। जो आपको कर्व्ड वे में राउंडेड शेप दिख रहा है इसको लोब बोलते हैं, LOBE। चलो इसमें भी पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग, आप ड्रॉ कर लो, जो ऊपर वाला मैंने ड्रॉ किया उसको ड्रॉ कर लो। हो गया। चलो इसमें भी पॉइंट लिखो बेटा, पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स में each p orbital has two lobes, each p orbital has two lobes, LOBES, each p orbital has two lobes। lobes का मतलब है यहाँ पर राउंडेड जो प्रोजेक्शन दिख रहा है तुम्हें उसको लोब कहते हैं, which lie on either side of the plane, which lie on either side of the plane passing through the nucleus, either side of the plane passing through the nucleus. Third point,
the three p orbitals differ in the way lobes are oriented. The three p orbitals differ in the way lobes are oriented. Lobes are oriented, whereas they are identical. In shape, size, and energy. They are identical in shape, size, and energy. Depending upon, next point, depending upon their orientations, they are designated as Px, Py, and Pz. Px, Py, and Pz. और इसमें भी लिख दो नेक्स्ट पॉइंट, साइज इंक्रीजेस एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस. 2p लेस देन 3p लेस देन 4p सो ऑन. अच्छा ये बताओ बेटा, ये 1p क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? फर्स्ट फर्स्ट शेल था उसमें केवल s सब शेल था, राइट? उसमें p था ही नहीं, तो 1p एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? उसी तरह से जब हम लोग d की बात करेंगे तो 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज सेकेंड शेल में s और p सब शेल्स होते हैं, d सब शेल होता ही नहीं है. उस चीज को हाईलाइट कर लेना, नहीं तो क्या मिस्टेक कर देते हैं फ्यूचर में हम. क्या बोला बेटा आपने? लास्ट पॉइंट ये, साइज इंक्रीजेस एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस. जैसे पहला लिखा था ना एस वाले में, वैसे ये भी है, सामने लिखा है देखो. ठीक है ये. अब नेक्स्ट डालिएगा डी ऑर्बिटल्स के लिए, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स. अब देखो, हो सकता है तुमको इसमें समझने में थोड़ी तकलीफ हो, तो तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई वे में मैं बना देता हूं. इधर मान लीजिए कि मैंने जो है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले ली, ठीक है? तो ये यहां पर इस तरह से आपने बलून समझ लो, आपने 4 इस तरह से लगा दिए. थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो छोटे बड़े बन गए, आप इसको सही से ही बनाना, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं dxy. इसी तरह से मान लीजिए कि आप इसको yz ऐसा ले लेते हो, तो ये तुम्हारा इसी तरह से 4 बलून यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा dyz या dzy, जैसा भी आप लिखना चाहो. और फिर इसी तरह से मैं यहाँ पर मान लीजिए कि z और x लिख देता हूं, तो यहां पर ये हो जाएगा dzx. और फिर मान लीजिए आपने ऐसे रख दिया बलून्स को along the axis x and y, तो इसको बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और अगर z एक्सिस में और ये जो बीच में है उसको रिंग बोलते हैं, ये z एक्सिस है, इसको dz स्क्वायर लिखते हैं. सब है इसमें? देखो इसमें अगर तुम देखोगे 4 जो ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz, dz, ये तो आइडेंटिकल वे में है. dx स्क्वायर, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनको आप डबल डम्बल शेप बोल सकते हो. p को हम डम्बल शेप्ड बोलते थे, इनको क्या बोलेंगे? डबल डम्बल्ड, डबल डम्बल शेप्ड.
dz स्क्वायर में लोब्स 2 बनाते हैं, उसके बाद बीच में वो xy प्लेन पे रिंग है, वो उसको रिंग बोलते हैं। मैं बाद में और डिस्कशन करूंगा इसका, अभी के लिए बस ऐसा ड्रॉ कर लेना है। वैसे ऊपर भी डिजाइन मैंने वो पिक्चर जो लिए उसमें भी दिया हुआ है। कॉपी कर लिया बेटा? No, sir, 1 minute. हाँ हाँ, चलो हो गया, हटा दें इसको। चलो देखो, अब कुछ तुम्हारे लिए शो ऑफ के लिए, ये जो सामने है ये शो ऑफ के लिए, ठीक है? इसको ड्रॉ नहीं करना है, जबरदस्ती तो जल्दबाजी मत करना आगे निकलने के लिए, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये तो मैंने ऐसी वीडियो में डालना था इसलिए डाल दिया। अब वापस इधर आते हैं, या पहले थोड़ी सी एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ, अगर ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल with principal quantum number 4 is, मान लीजिए ये आया, तो ये निकालना बहुत आसान है। आप जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 दिया है n की वैल्यू, तो आप l की वैल्यू लिखोगे 0 1 2 3, और 0 में मालूम है अपने को ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 1, 2 वाले में कितने होते हैं बेटा 3, और 1 वाले में कितने होते हैं 3, 2 वाले में कितने होते हैं बेटा 5, 3 वाले में कितने होते हैं 7, कितना हो गया बेटा 60। तो ये अपने को ऐसा आता है, ठीक है? थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, इसका आंसर तो निकल आया, इसको जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइज जब करेंगे तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, अगर n दिया हुआ है तो l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन n-1 तक। यहां तक गए? अब ये जो आपका 0 है, यानी हर किसी के लिए हम 2l+1 बोल सकते हैं। m की वैल्यूज वही आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, हर किसी के लिए 2l+1, तो 0 के लिए कितना हुआ 1 m की वैल्यू, ठीक है? इसके लिए नंबर वाइज बोलेंगे, नंबर वाइज 0 के लिए ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1, l की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल्स कितने हुए 3, सब में 2l+1 फॉर्मूला लगा दो, 2 × 2 4 + 1 5 7, सो ऑन, चलता चला गया। अब ध्यान से देखो, यही तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, यही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, यही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो आंसर होगा 1 + 3 + 5 + 7, सो ऑन। याद करो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समेशन लिखा था, याद है? समेशन क्या था? n/2 2a + n-1 × d, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, मेरे ख्याल से तो ये हो जाएगा नहीं, n कितने टोटल, हाँ n तो n ही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो बेटा n है, n-1 नहीं, हाँ, क्योंकि 0 भी इसमें है। अब इसमें a क्या है 1 है, तो यहां रख दो, फिर n-1, d की वैल्यू कितनी है 2, इसको देखो ये अंदर गया 2 2 कैंसिल हो गया, 2n 2 2 कैंसिल, यानी n² आ गया।
तो जनरलाइज वे में हम लोग क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज n स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहां 4 का 4 स्क्वायर, तो यहां अगर n होता तो ये n स्क्वायर लिख जाता। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो, अब हमने 3 क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन कर लिया। 3 क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन कर लिया। ये जो 3 क्वांटम नंबर्स थे, ये 3 क्वांटम नंबर्स बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं। अब आते हैं जो लास्ट क्वांटम नंबर हमें पढ़ना है यहां पर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग कई बार एस से डिनोट करते हैं या कई बार इसको एमएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, Yes. देखो नाम से पता चलता है बेटा, कुछ स्पिनिंग जैसा कुछ है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। तो भाई जब मान लीजिए प्रपोज किया गया होगा तो इस मीनिंग, इस वर्ड के बेसिस पे ही तो किया गया होगा ना। तो स्टार्टिंग में जब प्रपोज किया गया था ये नाम, तो एक्चुअली में उस टाइम पे जैसे स्टार्टिंग में जैसे अर्थ जो है फिजिकल, अगर इसको हम उससे सोचे तो जैसे अर्थ स्पिन करती है ना, रोटेट करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वैसे ही सोचा गया कि शायद इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करता है अबाउट इट्स एक्सिस। बट बाद में पता ये क्लियर हो गया कि ये तो भाई अनरियलिस्टिक है। उसके लिए जो स्पिनिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला तरीका है, ये यहाँ पर बिल्कुल फेल हो गया। तो वो तो हटा ही देते हैं, लेकिन जो स्पिनिंग टर्म है वो उसका एक्चुअल मीनिंग है, वो हम लोग अब समझते हैं कि ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, क्यों आया पिक्चर में, इसकी जरूरत क्या पड़ी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व नहीं हुआ, उसके सॉल्यूशन में स्पिन क्वांटम नंबर नहीं था, तो ये कहां से आ गया उसको देखते हैं। तो पहले इसके लिए नोट लिखिएगा बेटा। तीन चार बहुत लिखाता हूं मैं आपको, है ना। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। अच्छा, जो कम लिखना चाहे वो ना लिखे, स्किप कर दे। पहला पॉइंट, ज्यादा कुछ नहीं होगा, कॉलेज केवल बदल जाएगा। आईआईटी बॉम्बे से किसी ठाकुर कॉलेज चले जाओगे तुम लोग। चलो लिखो बेटा। पहला बाय, पहला पॉइंट लिखो बेटा, बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, by solving Schrodinger wave equation, by solving Schrodinger wave equation, we get principal quantum number, azimuthal quantum number, and magnetic quantum number. NLM. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number. The state of electron in an atom bracket में लिखना ऑर्बिटल
is described by these three quantum numbers. These three quantum numbers. By knowing these three quantum numbers, we know. By knowing these three quantum numbers, we know. By knowing these three quantum numbers, we know the energy, shape, and orientation of the orbital. Energy, shape, and orientation of the orbital. Energy, shape, and orientation of the orbital. Next note लिखो. Radiations present in an atomic spectrum, radiations present in any atomic spectrum, radiations present in any atomic spectrum is explained by transition rule. Transition rule. ठीक है, हम यही तो बोलते हैं भाई कि एक शेल से दूसरे शेल में, है ना, या सब शेल से दूसरे सब शेल में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं मिल रही हैं. आगे लिखिएगा, इसमें इसी में कंटिन्यूएशन है ट्रांजिशन रूल के बाद. when transition occurs from one state, when transition occurs from one state to another state, one state to another state, state का मतलब है represented by NLM, state का मतलब represented by NLM. हाँ, one state to another state, different radiations are emitted. Different radiations are emitted. Different radiations are emitted. Next point लिखेगा. Later, when lines of hydrogen spectrum, later when lines of hydrogen spectrum were examined at very high, at very high resolution, very high resolution, it was found that these lines are actually closely spaced doublets. Closely spaced doublets. इसका मतलब समझने की कोशिश करिए कि सब बहुत अच्छा चल रहा था, सारी लाइंस क्लियरली हमने एक्सप्लेन कर दी कि स्पेक्ट्रल लाइंस में वो स्प्लिटिंग वगैरह जो हुई वो सब अच्छे से हुआ, और उसके लिए पूरी साइंटिफिक थ्योरी डेवलप कर दी, श्रोडिंगर साहब ने सॉल्व कर लिया, सब कुछ निकाल लिया, सब एक्सप्लेनेशन हो गया. फिर ये पता चला कि ये जो एक लाइन है ये एक्चुअली में दो थी. समझ रहे हो? फिर गड़बड़ हो गया, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं. तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो यहां लिखिएगा, टू एक्सप्लेन दिस, scientists came up with the idea of electron spin. To explain this, scientists came up with the idea of electron spin. Electron spin. एक साइंटिस्ट है
पॉली, पॉली लिखिएगा। पॉली प्रपोज another quantum number, Pauli proposed another quantum number to explain fine structure. ये जो आपको डबलेट्स मिले इनको फाइन स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर, टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर, एंड दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये जो आपका स्पेशल मोशन यहां पर आपको दिखा, ये बेसिकली जो स्पिनिंग की वजह से हम बोल रहे हैं, तो इसमें हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या नाम देते हैं बेटा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, या इसको आप वर्ड बड़ा स्पेशल, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एक नोट लिखो, सब लिखाऊंगा, आप परेशान मत हो। इट वॉज बिलीव्ड दैट, इट वॉज बिलीव्ड दैट a special characteristic, it was believed that a special characteristic called intrinsic, INTRINSIC, intrinsic spin angular momentum is associated with electron, is associated with electron, which is responsible for, which is responsible for magnetic properties of atoms, magnetic properties of atoms। याद रखना बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो हम अभी एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना। जब सॉलिड्स की मैग्नेट जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग तरीके से एक्सप्लेन की जाती हैं, तो हम उनको आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक लेवल पे जो वो काइंड ऑफ आप ये समझ लो कि एक टाइनी मैग्नेट का काम करता है एटम, बिकॉज ऑफ दिस स्पिनिंग। ठीक है, आगे कंटिन्यूएशन में लिखिएगा। With this character, electron behaves as a micromagnet. With this character, electron behaves as a micromagnet. Electron behaves as a micromagnet. It was proposed that this intrinsic spin angular momentum, intrinsic spin angular momentum has two components, with respect to chosen axis Z। अगर आप ध्यान करो, बार बार अब मैं बोल रहा हूं, Z एक्सिस को हम प्रेफरेंस में लेते हैं, Z विद रिस्पेक्ट टू Z एक्सिस। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो, जैसे अभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखा था, यहां लिखिएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसको S+1 h/2π, ये फॉर्मूला लिखना। और यहाँ S की वैल्यू फिक्स्ड है बेटा, हाफ। S कुछ और है ही नहीं, है ना। 2 स्पिन स्टेट्स जैसे अभी आपने लिखा, S की तो 2 स्पिन स्टेट्स जो है हम वो प्लस हाफ, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 2 ही है। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ।
प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। इसको यहां पर रख दो बेटा, हाफ को अंदर डालो, क्या वैल्यू हो जाएगी? एस की वैल्यू हाफ रखो बेटा, √3 h/4 पाई। बात समझ में आई बेटा? और अगर रिकॉल करो तो h/2 को हम लोग क्या बोलते थे? h बार, याद है? इसको भी लिख सकते हो। देखो, लेट मी क्लियर वन थिंग, आप कई सारी बुक्स पढ़ोगे, कई टीचर्स भी गलती से ये बोल देते हैं, जो आसान है विजुअलाइजेशन वो आपको जैसे दिखाएंगे कि देखो अर्थ ऐसे घूम रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी में जो स्पिन होगा उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाफ। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ बोल दिया। कितना अच्छा लग रहा है, विजुलाइज भी कर पाए आप, है ना? तो थोड़ा सा उससे अलग रखना, मैंने पहले ही बोल रखा है बेटा कि ये जो सिंपलिस्टिक पिक्चर हमने अभी सोचा माइंड में लेकर आए वो अनरियलिस्टिक है, वो हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम केवल स्पिन स्टेट्स बोलते हैं यहां पर। और जैसे वहां पर हम लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया, और जैसे एंगुलर मोमेंटम वाले केस में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में ओरिएंटेशंस, यहां पर हम दो ही केसेस कंसीडर करते हैं, और उन दो क्वांटम नंबर्स जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं वो प्लस हाफ और माइनस हाफ हैं। ठीक है, इनको हम लोग स्पिन स्टेट्स भी बोलते हैं। व्हाट डू वी से? स्पिन स्टेट्स। ठीक है, इसको नोट कर लिया बेटा? हाँ, तो ये जो टू स्पिन स्टेट्स मैंने यहां पर लिखे, प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये जो टू स्पिन स्टेट्स होंगे, ये तो एक तो आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम से मिल रहा था, है ना, डबलेट्स जो मिले आपको, इसके फाइन स्ट्रक्चर्स बेसिकली। इसके अलावा कई जो बाद में एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आए, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, स्टर्न एंड गरलैक करके बोलते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा कि उसमें कैसे पता चला कि दो स्पिन स्टेट्स होंगे। ठीक है, लेकिन आप रीडिंग करते रहना बेटा, और मेरे ख्याल से बुकलेट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, केवल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी आप सारे अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलो अभी रेस्ट करो आप।